अब पूछो जो पूछना है। मोदी सर। नमस्कार सर। नमस्ते जगरा सर। सर वो चेस्ट ऑयल पूछना था पैरालिटिक पेशेंट को कौन अरे सा जो गाना कौन गा रहा है? गाना बंद करो यार। डिम्पल कपूर सर, चेस्ट ऑयल एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का तो मैंने कभी नहीं बताया। सर काफी कंफ्यूजन चल रहा है ग्रुप में, मैं खुद हैरान हूँ। आपने जो स्टार्टिंग में बताया था सर वो उसके अंदर C2 था, बाद में आपने C5 ऐड कराया बस। बिल्कुल नहीं कराया सर, बिल्कुल नहीं कराया सर। आप जो मेन चेस्ट ऑयल है वो C2 का ही प्रोटोकॉल है, लंग्स में C2 का ही रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा F2B ठीक है सर, थैंक यू जी जी। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सुमेश सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर नमस्कार। नमस्ते। किसी ने ना ग्रुप में ना दो फॉर्मूले डाले हुए हैं तो तभी उनको कंफ्यूजन आया होगा सर। तो एक वही कुछ क्या होता है ना, कुछ लोग कहीं का उठा के कहीं डालते हैं ना। C5 तो मैंने कभी नहीं कहा। वो ऐसे ही हुआ कुछ। जी जी। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते सर। नमस्ते मनीष सर। नमस्ते। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक चीज आपसे पूछना है, यहाँ पर बहुत लोगों का एड़ी फटता है, एड़ी में डेड स्किन होता है, तो सुबह अगर साफ किया तो शाम में देखा फिर डेड स्किन फॉर्म कर जाता है। और कुछ क्या होता है कि एड़ी इतना फटा होता है कि भीतर से लाल लाल माने मांस नजर आता है। तो इसका मैं तो APP और C3 दिया, एक और कुछ देना है क्या जी? इसका क्या इलाज करना है? APP C3 हम जेल में मिला के दिया था सर। इंटरनल आप गैंग्रेनल फोर्ट दे दो, उसको ठीक हो जाएगा। और गैंग्रेनल फोर्ट हाँ, जेल में बना के दे दें इसको। बिल्कुल सर। गैंग्रेनल फोर्ट इंटरनल बोल रहा हूँ मैं। और इंटरनल एक्सटर्नल कुछ बत। नमस्ते सर। सर नमस्कार। एक्सटर्नल में कुछ देना है क्या, लगाना है? आपको जो देना वो दे सकते हो एक्सटर्नल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गैंग्रेनल फोर्ट और एक्सटर्नल कुछ दे देते हैं। हाँ जेल सर APP ये और नेजल C3 पॉलिप मिला के में, देते हैं। हेलो सर, नेजल पॉलिप में क्या इनहेल करने के लिए दें सर? सर आपको मैंने नेजल पॉलिप का तो बता चुका हूँ, कितनी बार बताया है। बताया पॉलिप के लिए, इनहेल करने के लिए नहीं मेरे को वो पा रहा, तभी मैंने पूछा है सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, पेशेंट बोल रहा है लेडीज की हड्डी मतलब एड़ी की हड्डी फट रही, सॉरी हड्डी बढ़ गई बोले एड़ी की। होता है हील स्पर बोलते हैं सर उसको। जी सर, हील स्पर बोलते हैं। तो संभव हो जाएगा सर, हड्डी ठीक हो जाएगी बढ़ गई जो? बिल्कुल हो जाएगी सर। सर इसमें C13 आरी लें या कुछ और लें सर नेजल पॉलिप में सर सूंघने के लिए? आप केवल जी को स्मेल करा दो आप। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर आजकल होंठ फटने का भी ना, लिप्स बड़े ड्राई और चिपिंग काइंड आती है, जैसे एड़ी बता रहे हैं ना सर, जी। तो इसमें भी चेकिंग है। तो मैं सर आज देखा नहीं, A3 में बताया था ना प्रोटोकॉल मैंने। जी हाँ सर्कुलेशन बिल्कुल सर। बिल्कुल आप उसको दे दो। आप 100% A3 C3 या खासतौर से C3 का रोल बहुत जबरदस्त है यहाँ। A3 C3 आप B दे दो या G दे दो, इमीडिएट रिलीफ मिलता है, इमीडिएट। राइट जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। ठीक है, ठंड के चलते होता है फटता जो होंठ? हाँ सर। अच्छा सर इसमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है? बिल्कुल होगी ना सर। A3 is special for iron deficiency sir.
म्यूट कीजिए सर। वो गेंदा फील पड़ता है। सर संजीवनी चलाने के लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है सर? वो तो बहुत सारा चीज लिखे हुए हैं कि इसमें ऐसे चलाइए, उसमें वैसे चलाइए। आप सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10 to 15 ड्रॉप चला दीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाँ ये आसान रहेगा, क्योंकि हर बीमारी में अलग अलग उनका लिखा हुआ है, बहुत सारा सर, लंबा है। सर उसको अगर स्टडी करोगे ना और उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं 90% जो लिखा हुआ उसको प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा 90% प्रूव कर चुका हूँ और 90% रिजल्ट मुझे मिला सिंगल संजीवनी से। जैसा उसमें लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कहीं तो सर 5 ml दिया जा रहा है उसमें। हाँ कुछ 5 जगह ml। तो बिल्कुल, आप जब उसको 5 ml यूज करोगे ना सर, एनर्जी जी। इतनी खतरनाक आती है, मजा आ जाता है रिजल्ट में। ओल्ड पेशेंट में भी इसको 5 ml दे सकते हैं? सुबह शाम देना है। नहीं, ओल्ड एज के पेशेंट में उनका तो वाइटल एनर्जी फोर्स कम होता है, तो उनको भी 5 ml चला सकते हैं क्या? तो आजमा के देखना पड़ेगा। क्या मनीष सर कहीं गए क्या? मैं आपको 5 चीजें बताता हूँ सोरोसिस के लेवल पर। ठीक है, संजीवनी के लेवल पर आप नोट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम संजीवनी को हमारे प्रोटोकॉल जो मैंने बताए आपको, ठीक है, उस प्रोटोकॉल के साथ में जब आप सोरोसिस के लेवल पर मैंने दिया ना, तो एक पेशेंट आया था मेरे पास जो 2 साल की एज से सोरोसिस से पीड़ित था। एक पेशेंट मेरे पास आया जो 14 साल से सोरोसिस से पीड़ित था। एक हेरिडिटी 3 पीढ़ी लगातार सोरोसिस के लेवल पर था। मैंने केवल 4-4 बूंद दिन में 2 से 3 टाइम दिया। ठीक है, 4-4 बूंद दिन में 2 से 3 टाइम दिया। आप बिलीव करोगे, S1 1000, L1 1000 और Ven1 1000। पहले मैंने S1 और Ven1 दिया, बाद में देखा थोड़ा सा बाहर ज्यादा आ रहा तो मैंने L1 1000 ऐड किया। एक को सुबह, एक को दोपहर, एक को शाम को 10-10 ग्लोबल्स में दिया और साथ में संजीवनी चलाया मैंने। आप बिलीव करोगे वो रिजल्ट मिला है जो 3 प्रोटोकॉल के बाद में मुझे नहीं मिला। 100% मुझे वहां पर रिजल्ट मिला। ठीक है, तो 4 बूंद डायरेक्ट जीप पर सर, सीधा ऑन टंग दिया। दूसरी बात, मेरे पास एक केस आया था, उनको पैरालिटिक अटैक आया था। ठीक है, और जब पैरालिटिक अटैक आया था तो पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में था, बहुत पुअर फैमिली से था। तो मैंने कई बार सिंह सर से बात किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक काम करिएगा, जब भी कभी ऐसा कोई पेशेंट आए तो आप केवल सिंथेसिस को या फिर आप संजीवनी को यूज कीजिएगा। आप उसको 2-3 ढक्कन डायरेक्टली पिला दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोटोकॉल चालू करिएगा। ये मैंने फीडबैक लिया है पैरालिसिस के लेवल पर। इमीडिएट 2 घंटे के अंदर पेशेंट की रिकवरी 90% हो गई थी, 90%। ठीक है, ये रिजल्ट है इसके। इसका है सर, काम तो इसका अच्छा है। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। रामवन है तो जी गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते जी। आप सर ये अगर आप ओबेसिटी पे देखना चाहते हो ना, हाँ ओबेसिटी पे रिजल्ट देखना चाहते हो ना, आप कुछ मत करो। ठीक है, आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को आप देके देखो। आप अपने आप के लेवल पर लेके देखो। आप कोई अपना मित्र जो ओबेसिटी के लेवल पर है वो लेकर देखे इसको। हाँ, घर में ही है सर, घर में ही देख के देख सकते हैं। बिल्कुल देके देखिए आप। सर ओबेसिट्रान के लिए बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, ये संजीवनी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और सर, ये जो S1, L1, Ven1 जो सोराइसिस में चलाते हैं, हाँ, वो कितने दिन तक सर चला? महीने में एक बार चलाना है? सर पहले डेली दीजिए, जैसे रिजल्ट आ जाता है हर तीसरे दिन कर दीजिए, और अच्छा रिजल्ट आता है 7वें दिन कर दीजिए, फिर 15वें दिन, फिर महीने भर में, फिर महीने 2 महीने में एक बार रिड्यूस करते चले जाइए। बंद कर दीजिए उसको। हाँ हाँ, अब क्लियर हो गया सर।
खांसी जुकाम से काफी दर्द करता है, काफी भी दर्द करता है। सर ओबेसिट्रान की जगह में सिर्फ S2 भी दे सकते हैं सर अपन वेट रिड्यूस के लिए सर? दोनों तरीके से चला सकते हो। ओबेसिट्रान मल्टीपल वर्क करेगा, S2 केवल सिंगल वर्क करेगा। दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों को अलग अलग दो पेशेंट लो एक जैसे, आप दोनों को ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सर वो जो बॉक्स का फोटो आपने रेपर का फोटो डाला है सर, तो उसमें जो फार्मूला है उतना ही यूज करना है सर बस? सर ये वो और तो भी है सर? सर वो तो मेरा बहुत पुराना वो फार्मूला है, सर का पेटेंट है वो। बहुत पुराना फार्मूला है सर। वो तो मैं सबको जग जाहिर कर सर चुका। नमस्ते। नमस्ते। सुपर और L1 200 में नमस्कार। नहीं सर इसमें और मेडिसिन तो नहीं है सर, क्योंकि जो है कुछ फार्मूले में फिर हाइड रहता है सर, इसीलिए आपसे पूछा हूं सर। वो नकलचियों के लिए है। अच्छा। सर तो कुछ सही बात कहा। कुछ चीजें होती है ना सर, जहां तक मुझे बताना मैंने सब बताया आपको, हाँ सर। कुछ भी नहीं छिपाया। लेकिन जहां पर इमरजेंसी के कुछ वर्क, नहीं नहीं सर, ये बात तो हम मानते नहीं, ये बात मानते हैं सर, आप कुछ छुपाते नहीं हैं सर, ये तो हम भी मान रहे हैं सर। अच्छा मेरे घर पे जो भी आता है ना, जैसे आपके इसमें से जुगराज सर आ चुके हैं मेरे यहाँ, वर्मा सर आ चुके हैं, ठीक है, कई कई डॉक्टर्स मेरे यहाँ विजिट कर चुके हैं, उनको मैंने बहुत सारी चीज पर्सनली भी दी है। और वो जब आज प्रूफ कर रहे हैं ना, तो वो पैटर्न के रूप में मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। मेरे जो पर्सनल पैटर्न मैं बना रहा हूँ, वो एक ऐसे पैटर्न बना रहा हूँ जो हमारे द्वारा प्रूवन है, हमारे ग्रुप के द्वारा प्रूवन है। मैं ऐसे नहीं काम करता हूँ। मैं 100 पेशेंट्स 100 डॉक्टर्स जब तक उसको सुपरफिशियली यूज नहीं करते और उसका फीडबैक नहीं देते ना, मैं तब तक यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैम। ठीक सर। सर जी आपने वो सोराइसिस जो बोले थे ना, वो पहले भी बोले थे, तब आपने बोला 10 ड्रॉप्स S1 का मॉर्निंग में, L1 और जितने रिजल्ट आने लगे तो 8 ड्रॉप कर दीजिए, 6 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 2 ड्रॉप सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हो आप। हाँ सर, वीक में एक बार दीजिए 4 बिल्कुल टाइम्स। सर बिल्कुल ग्लोबल्स में मैं चलाता हूँ सर। बिल्कुल, ग्लोबल्स में ही चलाइए, ज्यादा एकदम से बाहर नहीं निकालेगा। अगर आपने हाँ। ओरिजिनल चलाया ना तो एकदम से पूरा बाहर निकाल देगा वो। जी जी। नमस्ते सर जी। जी नमस्ते मैडम। सर ओबेसिट्रन और S2 चला है सर, दो पेशेंट को। जी S2 में वो पेट कम हुआ, ओबेसिट्रन चला है तो ओबेसिट्रन पूरा बॉडी का कंट्रोल कर रहे हैं सर। बिल्कुल सही, यही चीज तो मैंने बोला उनको कि आप इसको प्रूव करके देखिए, डिफरेंस नजर आ जाएगा आपको। आप क्या चाहते हो, मसल मास गलाना चाहते हो, फेट का मास गलाना चाहते हो, या पूरी बॉडी का मास गलाना मतलब फेट गलाना चाहते हो? दोनों में डिफरेंस आएगा। आप जब S2 को देते हो तो केवल ये फेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन जब आपने S2 A1 F1 1 YB को दिया तो ये पर्टिकुलर वहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फेट मेटाबॉलिज्म के बीच में बैलेंस करके केवल और केवल फेट मेटाबॉलिज्म को जबरदस्त इंक्रीज करता है और मसल मास को बनाने का काम करता है। तो जब मसल मास बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ना, फेट रिड्यूस हो जाएगा, मसल स्ट्रॉन्ग। जिम वाले क्या करते हैं, जिम वाले क्या करते हैं, जितने भी लोग कीटोनिक डाइट लेते हैं वो क्या करते हैं भाई, सीधे नाक को पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। बात तो एक है सर। जी सर नेगेटिव में हेल्थ बनाएगा सर ये? जी नेगेटिव में हेल्थ बनाएगा? क्या चीज? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये मसल मास को बनाएगा सर जी, मसल मास को, क्योंकि इसका सीधा सीधा ग्लैंड के सिक्रेशन पे पड़ रहा है सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज हमने दो मुद्दे रखे, पहला ब्रोंकाइटिस और दूसरा मैंने कल जो आप लोगों को बताया था उसको मैं डायग्रामेटिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और साथ में आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेन है एकाएक हर किसी को समझ में नहीं आता। मुझे 3 टाइम्स लगे थे दोस्तों, 3 बार लगा था स्टडी करने का, तब जाकर मुझे यहाँ पर इसका नॉलेज हुआ था। तो वही चीज आप लोगों को है, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रोंकाइटिस के।
कल हमने बात करी थी सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के। आज हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस की। ठीक है, ब्रोंकाइटिस में बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स होता है और उन थिंग्स को ध्यान में रखकर ही हमारा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सिलेक्ट होता है दोस्तों। इसीलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्रोंकाइटिक एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जो ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो वहां पर देखा जाता है। अगर हम ब्रोंकल ट्यूब की बात करें, ये जो लंग्स का डायग्राम है दोस्तों, ये है ट्रेकिया। ये ट्रेकिया आगे की तरफ जाकर बायफरकेट होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये ब्रोंकस कहलाता है। और ये ब्रोंकस आगे की तरफ छोटे छोटे ब्रोंकियल्स के रूप में कन्वर्ट होकर छोटी छोटी नलियों को बनाकर दोस्तों एल्वियोलाई के मूवमेंट को वहां पर जन्म देता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ब्रोंकस होता है, ये ब्रोंकस अफेक्टेड होता है। ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स के रूप में होता है, एक नलीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में होता है। इसीलिए यहाँ पर C2 का बहुत बढ़िया रोल है। अगर चेस्टाइल में बात कर रहे हैं, अगर वहां पर बहुत ज्यादा प्लूरिसी की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब वहां पर C5 का रोल है। एकाएक आप वहां पर C5 मत दे दीजिएगा, वहां पर C2 का मेनली रोल नजर आता है। इसीलिए दोस्तों जब ब्रोंकियल ट्यूब्स की बात आती है तो वहां पर ब्रोंकियल ट्यूब्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसका सीधा आपका तात्पर्य इस ब्रोंकस से होता है, इस ब्रोंक्यूल से होता है। वहां पर जो एयर्स होती है दोस्तों, एल्वियोलाइज का लेयर होता है, वहां पर दोस्तों जब अफेक्शन हो जाता है तो ये ट्यूब्स क्या करती है, ये ट्यूब्स पर्टिकुलर एयर को इंस्पायरेशन के माध्यम से और एक्सपायरेशन के माध्यम से बाहर निकालना, इंस्पायरेशन से पूरे लंग्स के लेवल पर पहुंचाने का काम करती है। तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि किसी को ब्रोंकियल ट्यूब्स में इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया दोस्तों, पेन हो गया, रेडनेस हो गया, हीट जनरेट हो रही है, उडीमा हो गया, तो जब इन्फ्लामेशन हुआ तो क्या वो प्रॉपर ऑक्सीजन को अंदर ले जा पाएगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है दोस्तों, यही कारण है कि उन्हें हमेशा कफ होता है। ठीक है, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस होता है उन्हें सब जितने भी लोग अफेक्टेड हो, चाहे एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक केसेस हो, उन्हें कफ होता है। उन्हें आसानी के साथ कफ पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। इसीलिए जब आप कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हो कोल्ड कोराइजा एलर्जिक कंडीशंस में, ठीक है, तो वहां पर अगर कोल्ड कोराइजा ठीक हो गया और वहां पर ब्रोंकाइटिस ठीक नहीं हो रहा, यानी कफ ठीक नहीं हो रहा, आप सीधे ब्रोंकाइटिस का ट्रीटमेंट पे आ जाइए दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर म्यूकस लगातार निकलता रहता है। ठीक है, और जब म्यूकस लगातार निकलता रहेगा तो ट्यूब की जो ग्लैंड्स होती है वो म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स होती है, और उन म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स में से दोस्तों म्यूकस एक्सक्रीमिस सब्सटेंसेस होता है जो कि ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग के द्वारा बनता है। वहां पर जो ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो लगातार वहां पर म्यूकस को जनरेट करती रहती है। और ये म्यूकस को जनरेट करके ही, अगर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो वहां पर पर्टिकुलर आपको म्यूकस नजर आता है दोस्तों, ठीक है, येलो, व्हाइट, ग्रीनिश, वो वही के इन्फेक्शन को दर्शाता है दोस्तों। तो ये जो सब्सटेंसेस होता है ब्रोंकियल ट्यूब को मॉइस्ट बना कर रखता है दोस्तों, और लगातार किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो वहां पर इस म्यूकस में वो चिपक जाता है और उसके माध्यम से कप बना के उसको बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। लेकिन जब कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है दोस्तों, तो वहां पर म्यूकस बहुत ज्यादा इरिटेट करने की वजह से दोस्तों ड्राई अप होने लगता है। आपने देखा होगा दो प्रकार का कफ होता है, एक वेट, एक ड्राई। ठीक है, एक गीला कफ जिसमें लगातार म्यूकस निकलता रहता है, एक ड्राई कफ होता है जिसमें म्यूकस सूख जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जब कभी भी म्यूकस ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो गया, सीवियरली हो गया, तो आप मान के चलिएगा ग्लैंड सूख जाएगा। और जब ग्लैंड सूख जाएगा तो ड्राइनेस आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगा तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है दोस्तों। ब्रोंकियल लेवल पर जब वेट कम होता है तो इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आता, लेकिन जिनसे पूछिए जिनको अपनी लाइफ में हुआ है कि मुझे एकदम ड्राई कफ हो रहा है, तो वो खुद समझ जाता है कि ड्राई कफ क्या होता है। जितनी भी एंटीबायोटिक ली जाती है, जितनी भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ली जाती है, जितनी भी एंटी कंजेस्टिक ड्रग ली जाती है दोस्तों, उसके कारण कई बार वहां पर म्यूकस का सिक्रेशन बंद हो जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है दोस्तों। तो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग वहां पर अफेक्टेड होती है, डायरेक्टली ग्लैंड्स वहां पर दोस्तों
उनका ड्राइनेस हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशन का डायग्नोसिस कीजिए, आप देखिए कि उसकी म्यूकस ग्लैंड किस तरह से काम कर रही है दोस्तों, उसका जो म्यूकस का कलर है वो कैसा है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस के कारण हमेशा जब आप देखोगे तो पेशेंट में व्हीजिंग साउंड आएगा दोस्तों, यानी जब हम सांस लेंगे तो वहां पर विस्लिंग या एकदम स्क्वीकी साउंड हमको देखने को मिलेगा, अर्थात पास में कोई पेशेंट भी बैठा है या हम पास में बैठे और वो सांस ले रहा है तो खरखर खरखर की आवाज आती है, और जब हम लोग स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो सीटी बजने की आवाज आती है, जो ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। वो एज इट इज कफ के कारण दोस्तों वहां पर आपको ब्रोंकस रीजन में साउंड आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, या डिस्कम्फोर्ट देखने को मिलेगा, लो फीवर, आपको लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। जब ये तमाम तकलीफें आपको सामने देखने को मिल रही है दोस्तों, तो आपका एकमात्र कारण होता है कि वहां पर सफोकेशन हो रहा है, और सफोकेशन हो रहा है मतलब वहां की जो ब्रोंकियल ट्यूब है वो इन्फ्लाम्ड हो गई, सूजन आ गई, प्रॉपर वहां पर अंदर या बाहर प्रोसेस नहीं हो पा रही। तो ऐसी कंडीशन में आपका केवल एक ही काम होना चाहिए, सेकंड डायल्यूशन, यानी डोज को मेंटेन करके वहां से जितनी भी कंडीशन है, न हमको ज्यादा बनाना है न हमको ज्यादा घटाना है, वहां पर हमको इस कंडीशन में लेना है। लेकिन जब बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है तब सीधे हाइपोटेंसी 200 डायल्यूशन के लेवल पर जाना है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं, कोरोना को छोड़कर मेरे पास आज तक जितने भी ब्रोंकाइटिस के केस आए हैं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी भी 30 डायल्यूशन से ऊपर नहीं गया हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास 4 प्रोटोकॉल एक इतने शानदार क्वांटिटी के हैं दोस्तों। पहला तो हम लोगों का खुद का चेस्ट ऑयल है, दूसरा नेबुलाइजर है, और तीसरा हमारा पर्टिकुलर ये प्रोटोकॉल 1 और 2 नंबर। इसके बाद में आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर किसी को न्यूट्रल डोज दे दिया जाएगा तो ज्यादा कप बन रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, जो कम बन रहा है वो बढ़कर ड्राई को भी वहां पर कम कर देगा। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव डोज दिया तो बहुत तेजी के साथ कफ को बाहर निकाल देगा। तो यही कारण है जब इस प्रकार के केस आते हैं जिसमें ड्राई ब्रोंकाइटिस का केस होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, P3C13B, ठीक है, P3 को और C13 को अलग अलग मेडिसिन के रूप में देते हैं दोस्तों। तो हम लोग जब P3 और C13 के ग्लोबल्स को देते हैं 10 ग्लोबल्स 4 to 6 टाइम, कुछ समय के बाद हमको पता चल जाता है कि सारा कप पिघल के बाहर आ रहा है दोस्तों, सारा कप को पिघाल के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर इंटरनल हम लोग वहां पर इस कफ को ठीक करना है, यानी कफ है तो 10th डायल्यूशन में चले जाइए दोस्तों, किसी भी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये होती है, आप किसी भी कफ को एकाएक मत बंद करिए दोस्तों, इस चीज को आप माइंड कीजिएगा मेरी बात को। एकाएक अगर किसी का कफ बंद कर दिया ना दोस्तों, तो बहुत सारी गंदगी अंदर रह जाएगी, बहुत सारा सफोकेटिव मैटर अंदर रह जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं, जितने मॉडर्न साइंस के लेवल वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, हाई फाई एंटीबायोटिक दे दिया, सुखा दिया कफ, बार बार सुखाने पे क्या होता है आप देखो हिंदुस्तान की हालत, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ट्यूबरकुलोसिस, आप देखो कितने लोगों को हो रहा है दोस्तों। उसका कारण ये है। और हम जब ईएच की बात करते हैं तो मैंने जिन पेशेंट को ठीक किया दोस्तों, अगर दिक्कत ये होती है, हम लोग चाहते नहीं है कि हमारा ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिले, पेशेंट नहीं चाहता, पेशेंट तो बस हाई एंटीबायोटिक के लेवल पर चला जाता है, लेकिन वहां 7 दिन में भी उसको 7 दिन ही लगते हैं। लेकिन हम कहते हैं आप केवल 15 दिन वेट कीजिए, केवल 15 डेज आप कंप्लीट क्योर हो जाएंगे और दोबारा आपको रिकरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक बार एंटीबायोटिक ले लिया, एंटी कंजेस्टिव ड्रग ले लिया, तो फिर आप मान के चलो बार बार आप तैयार रहो, आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने में होगा, पहले कम 10%, दूसरी बार 15%, तीसरी बार 30%, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और 60-70% आपका लंग्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। फिर आप शिकार हो जाओगे ब्रोंकाइटिस के, ब्रोंकिक्टेसिस के, एम्फाइसीमा के, आपका अस्थमा के। फिर आप दौड़ोगे हमारे पास, फिर कहोगे साहब 1-2 महीने में ठीक कर दो। कैसे करेगा आदमी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर एलर्जेंस के क्या कारण है दोस्तों। इसीलिए जब आप कारण पे जाओगे तो आपको दोस्तों जब वहां कारण पे जाओगे, इन्फेक्शन आपको सबसे पहले कारण के रूप में सामने आएगा। चाहे लंग्स के लेवल पर आप इरिटेशन के लेवल पर चले जाओ, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लेवल पर चले जाओ दोस्तों। तो जब आप टेबल प्रैक्टिस में जाओगे और टेबल प्रैक्टिस में बात करोगे दोस्तों, तो कई कारण होते हैं जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को कॉज करते हैं, कई कारण। आप वायरस को देख लो, आप देख ही रहे हो आप कोरोना वायरस के लिए, इसीलिए मैंने टॉपिक बीच में लिया दोस्तों। जब आप वायरस के लेवल को देखते हो तो वायरस क्या करता है,
सभी लोग एक ही बात करते हैं, इम्यूनिटी लो हो गई, इम्यूनिटी लो हो गई। तो वायरस क्या करता है दोस्तों? वायरस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अब वायरस तो इम्यूनिटी को कम कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया भी चुप नहीं बैठते हैं दोस्तों। ठीक है, गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, दोनों एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब कभी भी उनको वातावरण मिलता है कि हाँ ये व्यक्ति मतलब कमजोर हो गया, इसकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई, पतली गली से वो एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। और जो पतली गली से एंट्री करते हैं तो वायरस कोल्ड और फ्लू को जो कॉज करता है दोस्तों, तो वहां पर मोस्ट कॉमन रूप से एक्यूट ब्रोंकाइटिस को कॉज करता है। और साथ में जब वहां पर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ अंदर होती है, और वही इसको दोस्तों कभी कभी इसके बाद बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस को कॉज कर देता है, जो बहुत ही सीवियर कंडीशन है दोस्तों। वहां पर सेल और टिश्यू के लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, और यही कारण वहां पर बहुत डेंजरसली होता है दोस्तों। इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे लंग्स को इरिटेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को, कुछ सब्सटेंसेस हमारे लंग्स को लगातार इरिटेट करते हैं दोस्तों, वो एयरवे को भी इरिटेट करेंगे। ठीक है, तो जब ये एलर्जेंस एयरवे को इरिटेट करेगा तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के रिस्क को बढ़ा देगा, और यही कारण हमको आज समझ में आ रहा है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कहीं पर इनहेल करते हैं दोस्तों, आप वहां पर मान लो टोबैको स्मोक करते हैं, डस्ट, फ्यूम्स, वेपर या एयर पॉल्यूशन का एक्सपोज आपको लगातार होता रहता है दोस्तों, तो वहां पर इस कंडीशन के कारण बार बार आपके नोज को इरिटेशन होता रहता है, और इस इरिटेशन के कारण दोस्तों वहां पर पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वहां पर आपको देखने को मिलती है, जो इरिटेट कार करती है, आगे जाकर ब्रोंकाइटिस काज करती है दोस्तों। तो आप लोगों को पता है कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन होती है तो वो आपको केवल सर्दी के और फीवर के लेवल पर आती है, धीरे धीरे जब सर्दी और फीवर वहां सप्रेस हो जाता है तो वो कफ में बदल जाती है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस दोस्तों। तो इसीलिए वहां पर लंग्स का इरिटेशन होता है, खासतौर से ब्रोंकियल ट्यूब का इरिटेशन होता है, और इसी के कारण दोस्तों वहां पर ब्रोंकाइटिस की रिस्क बढ़ जाती है। ये लंग्स इरिटेंट भी इस प्रकार के सिम्टम्स को और ज्यादा वर्स बना देते हैं दोस्तों। इसीलिए यदि ज्यादा मात्रा में आप डस्ट के लेवल पर, फ्यूम्स के लेवल पर एक्सपोज में हो जाते हो दोस्तों, जैसे कि बड़े से फायर, मान लो कहीं पर आग लग ली, जैसे दिल्ली में देख लो, आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, गुड़गांव में देख लो, पराली जलाई जाती है दोस्तों, उस पराली का जो एक्सपोजर होता है वो डस्ट पूरे वातावरण में फैल जाती है दोस्तों। ठीक है, और वो फ्यूम से या किसी भी व्यक्ति का आप देखोगे वहां पर जब एक्सपोजर होगा दोस्तों, तो बड़े हुए फायर से या एक्सप्लोजन से दोस्तों धुआं निकलने पर भी एक्यूट ब्रोंकाइटिस को होते हुए देखा गया है। आप दिल्ली एरिया में चले जाओ, मेरे 2-3 मित्र हैं, डॉक्टर संतोष पाटीदार जी के बड़े भाई है, एम्स में वहां पर दोस्तों न्यूरो सर्जन है, तो उनसे भी मैंने इस चीज पे चर्चा करी है, उन्होंने भी मुझे इस चीज की बात बताई है। आप बिल्कुल सही है, दिल्ली में 25% पीपुल्स ऑलरेडी सफर फ्रॉम एक्यूट ब्रोंकाइटिस का लेवल। ठीक है, अस्थमा मैक्सिमम आफ्टर 45 ईयर मैक्सिमम लोगों को 70% लोगों को अस्थमा वहां पर डिटेक्ट हो रहा है दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस। इसीलिए दोस्तों जब लगातार बार बार फ्यूम्स में आप वहां पर ब्रीदिंग करते हैं तो लगातार आपका लंग्स का म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होता रहता है, लंग्स का धीरे धीरे टिश्यू डैमेज होता रहता है, साथ ही एयरवे के जो टिश्यूज होता है उसका भी डैमेज होने लगता है, और यही कारण है धीरे धीरे एक्यूट ब्रोंकाइटिस सीधे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डेवलप हो जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर हमारे एरिया में बात करें इतना पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी गलतियों के कारण दोस्तों, स्मोकिंग इस कंडीशन को मेजर कॉज करता है। तो जहां पर पॉल्यूशन नहीं है वहां पर अगर वो व्यक्ति स्मोकिंग करता है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कारण होता है कि उनमें सीओपीडी के लेवल पर ब्रोंकाइटिस भी डेवलप होता है दोस्तों। वर्क प्लेस या एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कहां पर काम कर रहे हो। ठीक है, आप नमी वाले इलाके में काम कर रहे हो, आप फ्यूम्स वाले इलाके में काम कर रहे हो, आप जहां डस्ट बन रही है वहां पर आप काम कर रहे हो, एयर पोल्यूशन में ब्रीदिंग होने के कारण दोस्तों क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस डेवलप होना बहुत आसान है, बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जिन लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो इस पीरियड के माध्यम से गुजरता है दोस्तों, जब सिम्टम अपनी सामान्य अवस्था की तुलना में बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है तो इसी समय के दौरान दोस्तों जब कभी किसी को एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो डेफिनेटली एज वेल एज वहां पर साइमल्टेनियसली दोस्तों बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस के रूप में डेवलप होता ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अभी वायरल इन्फेक्शन के लेवल पर बात कर रहे हैं, फ्लू के लेवल पर बात कर रहे हैं, कोरोना के लेवल पर बात कर रहे हैं, तो वायरस अब इतना ज्यादा वहां पर दोस्तों
डेंजरस रोल अदा नहीं कर रहा, लेकिन उस वायरस का इन्फेक्शन जब आदमी में होता है तो 3 से 4 दिन में नेगेटिव भी हो रहा, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, इम्यून पावर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसीलिए बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस कॉज करता है दोस्तों। इसीलिए ये प्रोटोकॉल वहां पर बहुत ब्रिलियंटली काम करेगा दोस्तों। इसीलिए जब आप सिम्टम के लेवल पर जाओगे तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। यानी कोल्ड हो, फ्लू जैसी कंडीशन जब डेवलप होती है तो किसी इन्फेक्शन के बाद में दोस्तों वहां पर सामान्यतः आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता हुआ, काज होता हुआ दिखता ही दिखता है दोस्तों। यही कारण है जब आप सिम्टम को देखोगे दोस्तों तो बिल्कुल की वजह से भी बहुत सारे लोगों को सिंपल सा कोल्ड और फ्लू हो रहा है, लेकिन उसको उसी लेवल पर देखा जा रहा है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं कोरोना का लेवल इसमें हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में देखा जा रहा है दोस्तों। और यही कारण है कि जब हम ऐसे केसेस में देखेंगे तो सोर थ्रोट को जरूर याद रखें, हम गले में खराश, ठीक है, फटिक को हम ध्यान रखें, थकान, फीवर लो ग्रेड स्टार्टिंग में, उसके बाद अचानक फीवर जंप करता है, बॉडी एक होता है दोस्तों, उसका पूरा शरीर टूटने लगता है, ठीक है, स्टफी नोज होता है दोस्तों, रनी नोज, स्टफी नोज होता है, वॉमिटिंग और डायरिया वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। और यही कारण है मैंने आपको जब कोरोना का प्रोटोकॉल बताया था ये सारे सिम्टम्स मैंने आपको वहां पर बताए थे। जो मेन सिम्टम होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में दोस्तों वो होता है परसिस्टेंट कफ होना, लगातार कफ होना दोस्तों, स्पाज्मोडिक कफ होना, इरिटेट कफ होना दोस्तों, जो कि 10 से 20 दिन तक कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो आप पेशेंट को जो ट्रीट करते हो तो पहले से बता दो आप दोस्तों उसको कि आप जब ट्रीटमेंट ले रहे हो आप समझ जाओ, आप मॉडर्न साइंस का लो या किसी भी ट्रीटमेंट लो, 10 से 20 दिन तो ऑलरेडी आपकी कफ बंद होना नहीं है, ठीक है। आप ट्रीटमेंट करोगे तब भी 10 to 20 डेज लग जाएगा। तो आप मॉडर्न साइंस में मत जाओ, आपका सप्रेस कर दिया जाएगा। हमारे साइंस में आओ, हम लोग आपको न केवल ठीक करेंगे, दोबारा आपको इरिटेटिंग कफ, इस प्रकार का स्पाज्मोडिक कफ दोबारा नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कफ के दौरान जो म्यूकस क्लियर किया जाता है दोस्तों, जो स्लीमी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, हम लोग उसको कंप्लीटली बाहर निकाल कर ड्राई अप करते हैं, ठीक है, उसको कंप्लीटली बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि 10th डाइल्यूशन जब हम देते हैं, सेकेंड डाइल्यूशन जब हम देते हैं 1/9 से, मतलब D10 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कफ के दौरान जो क्लियर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है वो कंप्लीटली डिसअपियर होता है, कंप्लीटली बाहर जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाता है। 1 2 3 4 दिन के अंदर लगातार कफ को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली दोस्तों वहां पर धीरे धीरे करके म्यूकस को सुखा दिया जाता है। तो जब 10th डाइल्यूशन से हम प्रोटोकॉल शुरू करते हैं 147 का 10th, तो दोस्तों म्यूकस येलो हो या ग्रीन कलर का हो दोस्तों, भले ही वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, नेवर माइंड दोस्तों, वहां पर प्रायर इन्फेक्शन जब क्लियर हो जाता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में 10th को 5th, 5th को 3rd, इस प्रकार से हर 5 से 6 दिन में प्रोटोकॉल को चेंज कर दीजिए दोस्तों। यही कारण है दोस्तों प्रायर इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है। जब कुछ दिनों या वीक के बाद में ड्राई कफ पेशेंट में उपस्थित रहेगा, तब एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम वहां पर दोस्तों जो एक वीजिंग के रूप में, एक विस्लिंग या स्क्वीजी साउंड के रूप में जब हमारे सामने आता है, तो पेशेंट जब ब्रीथ करता है सारे सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे, लेकिन कफ नहीं बंद होगा। लेकिन हम जब 10th डाइल्यूशन से शुरू करते हैं, सबसे पहले कफ के लेवल पर उसको फायदा होता है, यानी ब्रोंकियल ट्यूब की जो स्वेलिंग होती है दोस्तों, वो स्वेलिंग डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए दोस्तों लो फीवर आएगा, चेस्ट टाइट महसूस होगा, पेन होगा चेस्ट में। यदि एक्यूट ब्रोंकाइटिस सीवियर होती है तब पेशेंट को दोस्तों वहां पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है। यानी जैसे थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करी, डेफिनेटली दोस्तों उसको वहां पर सफोकेशन फील हो जाता है। तो ये छोटी छोटी जब बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे तब हमको बहुत ही क्लियरली प्रोटोकॉल डिस्कस करने का मौका मिलता है। हम बहुत इजीली वहां पर इस प्रकार के प्रोसेस को कवर करते हैं दोस्तों। तो चाहे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साइन और सिम्टम में जाए आपको डेफिनेटली कफिंग मिलेगा, स्नीजिंग मिलेगा दोस्तों। कई बार लोग बोलते हैं कि यार स्नीजिंग क्यों बता रहे हो, डेफिनेटली स्नीजिंग बीच बीच में आपको स्नीजिंग देखने को मिलेगा। जैसे राइनाइटिस साइनोसाइटिस में होता है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में होता है, उसमें डेली होता है, लेकिन इसमें कफ के साथ में होगा। कभी कभी बीच बीच में आपको विजिंग साउंड होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, बिल्कुल अनइजीनेस होगा, आप सो नहीं सकते, आपको हल्का सा रात में सोते सोते उड़ जाओगे, आप बच्चे होंगे तो बहुत ज्यादा सफोकेटिव कफ होता है दोस्तों। तो कफिंग के दौरान लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस वहां पर प्रोड्यूस होता है और इसी के कारण दोस्तों इस प्रकार के कफ को हम स्मोकर कफ के नाम से जानते हैं।
जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं दोस्तों, जो लोग फ्यूम्स में काम करते हैं, एयर पॉल्यूशन में काम करते हैं, उन लोगों में जब होता है तो उनको डायरेक्टली स्मोकर कफ का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए ब्रोंकाइटिस एक बहुत इफेक्टिव टर्म है दोस्तों, जो आज के समय में मैक्सिमम आप और मैं भी कई बार ब्रोंकाइटिस से ग्रसित हो चुके हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी फ्लू का वायरस जा चुका है, कई बार हम लोगों को फ्लू हो चुका है दोस्तों। इसीलिए मैं जब से मैंने करीब करीब 5 से 6 साल हो गए दोस्तों, मैंने जब से सिंथेसिस डब्ल्यूई चालू किया है तब से अभी तक मान के चलिए मुझे आज तक कभी दस्त नहीं लगे। हाँ, सर्दी खांसी हल्का बहुत हुआ है, ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे जो थ्रॉट की वोकल कॉर्ड के ज्यादा बोलने की प्रॉब्लम है, मैं उससे प्रभावित हूँ। बाकी किसी भी डिसीज में, हालांकि वो भी अब 90% तक मुझे रिलीफ दे चुका है दोस्तों, 90%। मैं हर साल ENT में स्पेशलिस्ट से चेक कराता हूँ और पूरा देखता हूं मेरा वोकल कॉर्ड किस स्थिति में है। एक समय था जब 6 महीने तक एक वर्ड नहीं निकला था दोस्तों, और आज देखिए मैं इतना चिल्ला के आपको बोल रहा हूं। ये प्योरली EH की देन है दोस्तों। S10 P4 WE को मैं कभी नहीं भूलूंगा। S10 P4 WE, ये D4 में मैंने ग्लोबल्स बना के जब से चूसना चालू किया था दोस्तों, वो दिन के आज का दिन, आज भी मैं जब भी थ्रोट में प्रॉब्लम होती है 5 to 10 डेज लगातार उसको ले लेता हूं दोस्तों। अब मैं D2 में लेता हूं, D2 के ग्लोबल्स बनाकर, तो मुझे बहुत तेजी के साथ रिलीफ हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार की जब कंडीशन आती है तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। जो टेस्ट ब्रोंकाइटिस के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, तो जब आप स्टेथोस्कोप से व्हीजिंग साउंड सुनोगे दोस्तों, जब चेस्ट का एग्जामिनेशन करोगे तो आपको बिल्कुल एबनॉर्मल साउंड लंग्स में सुनाई देगा दोस्तों। ये आपको वहां पर डायरेक्टली जब ऐसा पता लगता है तो ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, यानी आपको ब्लड में पता करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। लेकिन दोस्तों जब आप फिंगर वाली जो अभी चली थी ना ऑक्सीजनोमीटर, तो वहां पर जब ऑक्सीमीटर का यूज किया जाता है तो उससे मैक्सिमम हमको पता लग जाता है दोस्तों। जब आप फिंगरप्रिंट या टोस पर उसको अटैक करके देखते हो तो आपको सारी चीजें पता लग जाती है दोस्तों। चेस्ट एक्सरे करा लीजिए, CT स्कैन करा लीजिए थोरैक्स रीजन का, स्पूटम कल्चर करा लीजिए अगर आपको डाउट लग रहा है, कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करा लीजिए, लंग्स फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, या ब्लड टेस्ट करा लीजिए दोस्तों, CBC टेस्ट करा लीजिए, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट करा लीजिए। हम टेस्ट कराने का कभी फोर्स नहीं करते, मैं कभी नहीं कराता हूं, लेकिन जब हमको पेशेंट बहुत पुरानी कंडीशन में मिलता है, क्रॉनिक सब एक्यूट कंडीशन में मिलता है दोस्तों, तब हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं होती, उसके बगैर हमारा डायग्नोसिस ही नहीं होगा कि डायल्यूशन हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लो हमने 10th डायल्यूशन दे दिया, उसको सहन करने का पावर तो हो ना। क्यों? क्योंकि 10th डायल्यूशन में पावर, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं लेकिन उसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त हो रही है दोस्तों। आप सिंथेसिस के लेवल पर देके देखते हैं, संजीवनी के लेवल पर लेके देखते हैं ना पेशेंट को कितनी जल्दी एनर्जी आती है दोस्तों। ये एनर्जी आ रही है, मॉलिक्यूल्स के कारण कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, मेडिसिन का मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है लेकिन वहां पर एनर्जी आपके सामने आ रही है दोस्तों। तो जब एनर्जी आपके सामने आएगी उसको सहन करने की शक्ति होना चाहिए। हाइपोटेंसी उन्हीं कंडीशन में दीजिए, इसीलिए बच्चों को नहीं दिया जाता है दोस्तों। जब आप हाइपोटेंसी का उपयोग करते हैं तो सामने वाले का शरीर कितना काम कर रहा है वो आपको देखना है। अगर आपने वो देख लिया, समझ लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जब ब्रोंकाइटिस का प्रोटोकॉल की बात आएगी दोस्तों, तो मैं जो सबसे ज्यादा यूज करते आ रहा हूं, पुराने समय से यूज करते आ रहा हूं दोस्तों, P1 C1 S1B। जैसे ही एक्यूट कंडीशन मुझे लगती है, पेशेंट आकर मुझे बोलता है कि साहब मुझे सर्दी खांसी हो गया और मुझे पहले से कफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मुझे बार बार कफ होता है, जैसे ही पेशेंट बोलता है सबसे पहला मेरा फार्मूला होता है P1 C1 S1B, सेकेंड डायल्यूशन। कफ को पिघला देता है दोस्तों, और जब कफ पिघल जाएगा देन वी आर स्टार्टेड अबाउट P2 C2 L1 वेन 1B। ये उन लोगों में जो क्रॉनिक केसेस होता है, अल्टरनेट देन C13 वर्वन-G। आप जब सेकंड डायल्यूशन में यूज करते हो दोस्तों, ये सेकंड डायल्यूशन बहुत बड़ा अमृत होता है इस केसेस में, और यही कारण है मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स के लेवल पर बहुत सारे लोग इसी कंडीशन में क्यूर होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है पेशेंट कंप्लीटली क्यूर के लेवल पर आ जाता है दोस्तों। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जब हम यहाँ पर चेस्टाइल की बात करते हैं दोस्तों, तो चेस्टाइल एक ही प्रकार का है, A2 P2 C2 F2 वर्र-2B। ठीक है, इसको आप यहाँ बना लीजिए। D4 में डायरेक्ट 30 ml ऑयल सरसों का तेल लीजिए, 1 ml आप उसमें अमृत धारा डालिए और 30 ड्रॉप आप D3 से डाल दीजिए। डायरेक्ट आप अच्छे से हिलाइए और पेशेंट को दे दीजिए कि आप मसाज कीजिए। दोस्तों 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा उसको कैसा फील हो रहा है।
जो टाइटनेस ऑफ चेस्ट है रिलैक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब वहां पर मैक्सिमम कंडीशन, अब देखिए अगर आपको हार्ट में को भी इन्वॉल्व करना है तो वहां पर A3 मिलाना पड़ेगा, A2 हटा दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि वहां पर A2 हटा दिया, A3 यूज कर लिया तो सीधा हार्ट पे भी काम कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स हमको वहां पर देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पर नेबुलाइज की बात करते हैं दोस्तों, तो आजकल तो हम नए नए नेबुलाइजर को यूज कर रहे हैं दोस्तों। आप C13, S10, RE को भी यूज कर सकते हो, ठीक, B को भी यूज कर सकते हो। यहाँ तो अगर आप स्पेशली करेंगे तो यहां पर मैं आपको सजेशन दूंगा दोस्तों, जब कभी भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होगी, C5, P1, F1 और B, ठीक है, C5, P1, F1 और B, इसको आप स्मेल करने को दीजिएगा, आप देखिएगा रिजल्ट। अगर आप B को नहीं भी देंगे तो C5, P1, F1 जो होता है D4 में आप RS में बनाकर हल्का सा 5 ड्रॉप कॉटन पे डालकर आप स्मेल करने के लिए दे दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा कितना सॉलिड रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सफोकेटिव कफ हो रहा है, कंजेशन हो रहा है, देन आप B का वहां पर जरूर इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए बहुत ब्रिलियंटली रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जब आप नेबुलाइज करा देंगे उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसको क्रॉनिक केसेस है, काफी परेशान कर रहा है, देन P1, C5, F1, A3, L1G। जब क्रॉनिक केस होता है तब यहां पर C5 का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अंदर ब्रोंकस में एल्वियस के लेवल पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में P1, C5, F1, A3, L1G को 30 पोटेंसी में हमको फ्रीक्वेंटली 4 to 6 टाइम आप ग्लोबल्स में बनाकर 6 टाइम एक कप, ध्यान रखिएगा इसको ग्लोबल्स को चूसने को नहीं देना है और बढ़ जाएगी कप। आपको ग्लोबल्स को 1 कप पानी में, गुनगुने पानी में घोलना है और उसको कहना है 2 मिनट में आप सिप बाय सिप करके पी जाइए। जैसे जैसे अंदर जाएगा ना, आप मेडिसिन देखिए P1, C5, F1, A3, L1G, ठीक है, यहाँ पर A3L1 मिला हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड के लेवल को प्यूरिफाई करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन को, आज जो लोग दोपहर के क्लास में थे वो तो टॉप मोस्ट समझ जाएंगे कि यहाँ पर A3L1 का कितना बड़ा रोल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर जनरेट हो रही है उसको कवर अप कर जाएगा, और जब वो कवर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट आपका कफ का जो रीजन है वो चला जाएगा, और 30 पोटेंसी में देने पर पूरे लंग्स में, इवन ये आपके नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन तक काम कर जाएगा दोस्तों। तो जब नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन से लगाकर लंग्स के लोअर लोब तक ये काम कर जाएगा, तो आप मान के चलिए कफ कहीं भी जनरेट होता है, बैक्टीरिया वायरस कहीं भी होते हैं, सब बाहर निकल जाएंगे दोस्तों, और मैक्सिमम कंडीशन में ये निकल जाएगा। लेकिन जब हम कोरोना की बात करते हैं, ठीक है, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप 30 पोटेंसी में यहाँ बात कर रहे हो ब्रोंकाइटिस पे, तो फिर कोरोना में आप 200 क्यों दे रहे हो, ठीक है। 2-3 सीनियर डॉक्टर ने मुझसे ये बात पूछी थी, तो मैंने उनको ये कहा था हम लोग चांस नहीं ले सकते, 30 पोटेंसी को काम करने में टाइम लगता है 10 डेज, लेकिन 200 पोटेंसी विद इन हार, 1 घंटे के अंदर दोस्तों वो काम शुरू कर देती है। इसीलिए हम वहां पर रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए हम प्रिवेंशन हो कि क्योर करना हो 200 डायल्यूशन इसीलिए देते हैं। आप देखो 3 दिन में 4 दिन में क्योर हो रहा है। आई हैव गुड 125, ठीक है, मैं 125 केसेस अभी के ओमिक्रॉन के लेवल को मैं क्योर कर चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप के काफी लोग हैं और भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए, बढ़ाते जाइए। हमें किसी को शो नहीं करना, हमें अपने आप को शो करना है, ठीक है। हमें अपने आप को बताना है कि देखो हमने इतने पेशेंट्स को क्योर किया है, ठीक है। तो ये हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो ये चीज मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने कल बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप लोग पहले बताइए, आपको दिख रहा है बोर्ड इस साइड का? थोड़ा सा टर्न करूं? इसके पहले की थोड़ी सी बात करें दोस्तों,
मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जब पर्टिकुलर रीजन हमने समझा था दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था हेड, टेल, ठीक है, हिप रीजन, आपके मसल रीजन, आपके एक्सट्रीमिटीज को, सेरेबेलम का मूवमेंट जो होता है दोस्तों, टोन, पोस्चर बैलेंस और मूवमेंट, तीनों को कंट्रोल करता है। ये तीनों चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने कल आपको रामायण सुनाई थी दोस्तों, उस स्ट्रक्चर को बकायदा यहाँ प्रूफ के साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। ये पूरा एक छोटे से पार्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप। हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, आवाज आ रही है ना आपको? ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, हमने बात की थी दोस्तों, ये एंटीरियर लोब होता है। ये जो पूरा एरिया होता है दोस्तों, ये पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर लोब, और ये जो छोटा सा पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है फ्लोक्यूलर नोडुलर लोब। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जब इस लेवल पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दो चीज आपको समझने का है। पहला समझने का है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है दोस्तों, इसको हम जैसे ब्रेन के लेवल पर, सेरिब्रम के लेवल पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं दोस्तों। ये जो पार्ट होता है ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, याद रखिएगा, ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स है, और ये स्पेशली दोस्तों ग्रे मैटर का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्रे मैटर का बना होता है, और इस ग्रे मैटर के लेवल पर दोस्तों ये इसी की काट है दोस्तों। ये इतनी दूर इसको काट के ये समझाया गया है कि इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, दूसरी बात, जब आपको पता है ये ग्रे मैटर का बना होता है, तो ग्रे मैटर क्या होता है दोस्तों? ग्रे मैटर जो सेल्स होती है, उन सेल बॉडी का मिक्सचर है दोस्तों, यानी ये सेल बॉडी के रूप में बना होता है दोस्तों। ये यहाँ पर सेरिबेलम के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डीप सेरिबल न्यूक्लियाई दोस्तों। और ये डीप सेरिबल न्यूक्लियाई दोस्तों स्पेशली जब बाहर से कोई फाइबर इंटर करता है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं ये एक्सॉन्स होते हैं दोस्तों। ये आपकी डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स किसकी बनी होती है? सेल बॉडी की। और यहाँ पर सेल्यूलर न्यूक्लियाई होते हैं दोस्तों, जिनको सेरिबेलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और वहां पर एक्सॉन्स होते हैं दोस्तों। ये एक्सॉन्स स्पेशली यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको जब मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर सुपीरियर पोडेंकल, इंफीरियर पोडेंकल और मिडिल पोडेंकल के माध्यम से ये कनेक्शन करने का काम करते हैं। ये फाइबर इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर जनरेशन का काम करता है दोस्तों, और यही जनरेशन हम लोगों को वहां पर कनेक्शन बताता है कि हाँ, यहाँ पर ब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, यानी कि यहाँ पर पोन्स, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये जंक्शन बनाने का काम करता है। तो ये टिपिकली मैंने आपको बताया था। लेकिन कल हमने जो पढ़ा कि यहाँ पर क्लाइंबिंग फाइबर होता है, मॉसी फाइबर होता है, ये क्या भला है, ये कैसे काम करता है, ये कहां से? तो दोस्तों वो पर्टिकुलर इतने पार्ट को यहां से निकाला गया और इस लेवल पर दिखाया गया। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप कोई चीज सोच रहे हो, जैसे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मोटिवेशन अच्छा मिल रहा है, तो वो आपके काम अच्छा होगा। आप लोग ये मानते हो ना, अगर कोई पॉजिटिव थॉट आता है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में कि नहीं मुझे ये काम करना है,
और आप कर जाते हो तो वो पॉजिटिव अप्रोच होता है। वो पॉजिटिव अप्रोच के लिए आप जब सोच रहे हो तो कहां पर आपका पूरा बॉडी का माइंड काम करेगा, ठीक है। आपके माइंड में कौन से पोर्शन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक होगा, ये जो फ्रंटल रीजन होता है ना, हेड रीजन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर A2F2 C5W का प्रोटोकॉल तुरंत काम कर जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां से पूरा आपका थॉट होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि आगे आगे क्या बताने वाले हैं। तो ये सारी चीज का जो जनरेशन होगा ना, इसी फ्रंटल एरिया से होगा दोस्तों, यानी आपके ब्रेन के फ्रंटल एरिया से। और जब फ्रंटल एरिया में कोई चीज सोचोगे दोस्तों, तो वहां पर पर्टिकुलर जब पार्ट के रीजन पे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आपको समझ में आएंगे, और वही पार्ट आपके पूरे बॉडी के लेवल पर सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल को जनरेट करते हैं दोस्तों। अगर हम इस पार्ट को देखें, अगर ये पार्ट को आप देख रहे हो, ब्रेन के पार्ट को, तो ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये प्री मोटर एरिया होता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले आपको कोई भी मैसेज आएगा इस प्री मोटर एरिया के लेवल पर जाएगा। ये दूसरा पार्ट होता है जिसको सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कहते हैं, सप्लीमेंट करता है। ये जितने भी बाहर के लेयर होती है ग्रे मैटर की, उस लेवल पर काम करता है दोस्तों। ये होता है प्री मोटर एरिया, ठीक है। ये प्री मोटर एरिया, सॉरी प्राइमरी मोटर एरिया, ये प्राइमरी मोटर एरिया, ये प्री मोटर एरिया, ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, और ये सोमेटो सेंसरी एरिया, यानी सेल्स के लेवल पर काम करने वाला। ये चार का कोऑर्डिनेशन होता है तब सेरिबेलम का काम होता है, सेरिब्रम का काम होता है दोस्तों, सेरिबेलम का नहीं, सेरिब्रम का काम होता है। तो अगर मान लो यहां पर आपने कोई चीज सोची है और इसका थिंकिंग आया आपका, यहां गया, यहां गया, यहां गया और यहां गया, ठीक है। ये चार पोर्शन, कोई भी सेंसेशन आएगा आपकी बॉडी में, आप कोई भी चीज सोचोगे, थिंकिंग करोगे, इंडिकेटिव थिंकिंग होगी, वो पर्टिकुलर इन चार एरिया में जाएगा। और जब वहां से आगे निकलेगा दोस्तों, तो आपको पता है कि बेसल गैंग्लिया नाम की कोई चीज होती है, आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये जो बेसल गैंग्लिया होता है दोस्तों, ये पूरा बेस का निर्माण करता है। ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके काम क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये सेंसेशन गया, और यहाँ से जो भी सेंसेशन आएगा दोस्तों, वो पर्टिकुलरली यहाँ से बेसल गैंग्लिया के पास आएगा। और बेसल गैंग्लिया के पास आने के बाद में वो बताएगा कि साहब यहाँ पर ये सारी थिंकिंग हो रही है और इस प्रकार की थिंकिंग हो रही है। तो पाटीदार सर है वो पढ़ा रहे हैं और मुझे ये चीज समझ में आ रही, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब आपका कैचिंग पावर कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चारों का सेंसेशन कितना संतुलित लेवल पर जा रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, ये चीज वहां पर आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों का कैचिंग पावर इतना तेज होता है, एक बार बता दिया जाए सेट हो जाता है। कई लोगों का मिडिल होता है, कई लोगों का 10 बार आप पढ़ोगे तब जाकर करेक्ट होता है, ठीक है। ये इन्हीं के बीच में बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो किसी भी प्रकार का सेंसेशन यहाँ पर आया दोस्तों, तो बेसल गैंग्लिया के बाद में जो मैसेज आया, यहाँ पर रिटर्न मैसेज जाएगा दोस्तों। ये पहले जाएगा इस जगह, दूसरा जाएगा यहाँ पर, तीसरा जाएगा यहाँ पर, और चौथा जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर इस बेसल गैंग्लिया के माध्यम से मैसेज यहाँ पर रिटर्न जाएगा कि हाँ साहब ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ये काम संतुलित तरह से करना है, ये काम यहाँ पर जाएगा मैसेज के रूप में दोस्तों। और यही काम साथ में साइमल्टेनियसली दोस्तों यहां से पूरा एक सेंटर निकलेगा, यानी एक मैसेज निकलेगा दोस्तों, और ये मैसेज पर्टिकुलरली यहां से निकलकर सेरिबेलम के पास आएगा, और सेरिबेलम को कहेगा साहब यहां पर ये सेंसेशन डेवलप हो रहा है और ये सेंसेशन यहां पर आ रहा है। अब आप बताइए क्या करना है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जो मेन काम सेरिबेलम का होता है, मास्टरपीस होता है। मास्टरपीस इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में कोई सा भी चीज अगर मूवमेंट के तौर पर हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैं खड़ा हूं, दिखा रहा हूं, उंगली बता रहा हूं, ये सारी चीज आपको पता चल रही है। आपको कैसे पता चल रही है? इसी माध्यम से पता चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो सेंसेशन डेवलप हो रहा है उसकी एक कॉपी बनी, और वो कॉपी सबसे पहले सेरिबेलम के पास गई, ठीक है। और सेरिबेलम के पास जाने के बाद यहां से सेरिबेलम के एरिया से वहां पर अगर किसी भी प्रकार का जो फंक्शन जनरेट हो रहा है, ये फंक्शन वहां से निकलकर, यहां से निकलकर, ठीक है। तो यहां से ये पूरी बॉडी के लेवल पर जनरेट होगा दोस्तों। यानी वहां से भी, यहां से आया, यहां से आया,
यहां से आया और यहां से आया, ये चारों के लेवल से दोस्तों यहां पर आएगा और यहां से ये जाएगा मसल्स के लेवल पर। ठीक है, ये पूरा वहां पर सेरेब्रल एरिया से मोटर रिस्पॉन्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रैक के माध्यम से दोस्तों पर्टिकुलरली मैसेज मसल्स पे आया और मसल्स का कोऑर्डिनेशन होने लग गया। दोस्तों ये सारी चीज यहां पर हमको नजर आ रही, लेकिन यहां पर आना ये पूरा सेरेब्रम के लेवल पर है, ऑलरेडी कॉपी यहां पर मिल चुकी है, लेकिन सेरेब्रल का एक और अप्रोच होता है दोस्तों, ये डायरेक्टली भी लिंक में होता है। इसको लगातार करंट कंडीशंस जो हमारी बॉडी की कंटिन्यू वर्क कर रही है, उस करंट कंडीशन की पूरी जानकारी ब्रेन के साथ साथ यहां पर लगातार पूरी बॉडी से, क्यों? क्योंकि सेरेबेलम का काम ही है टोन, पोस्चर, बैलेंस को मेंटेन करना, इसलिए वो अपनी सारी जानकारी को कंटिन्यू करता रहता है। यहां से मैसेज आए नहीं आए उसका रास्ता नहीं देखता है, वो यहां से करंट जानकारी को हमेशा महसूस करता रहता है, हमेशा समझता रहता है कि वहां पर अभी करंट कंडीशंस क्या है, और उसी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहां पर जब इधर से भी मैसेज आया, इधर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी मैसेज आया, तो यहां पर दोस्तों वापस इसका पूरा फीडबैक चैनल दोस्तों यहां से वापस ब्रेन के लेवल पर जाता है दोस्तों, कि हाँ मुझे पता है, मुझे अभी की करंट कंडीशन के बारे में भी मालूम हुआ है, और यही कारण है कि मेरा मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, आप इस मोटर एक्टिविटी को कंटिन्यू करो दोस्तों। और ये मोटर एक्टिविटी यहां पर कंटिन्यू होती रहती है, और ये कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, यानी सेरेब्रम क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, ये पूरा यहाँ पर इस सेरेबेलम के क्वांटिटी के हिसाब से, यानी इन दोनों के फंक्शंस के मोटिवेशन के हिसाब से, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के हिसाब से दोस्तों, ये दोनों क्या कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उस कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आपके बॉडी में वर्क हो रहा है। आपके बॉडी में टेंडन वर्क कर रहे हैं, मसल्स वर्क कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स वर्क कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सारा मूवमेंट यहाँ पर आपको पता चल रहा है दोस्तों, और उन्हीं मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज यहाँ पर पता लग रही है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ब्रेन को पता लग गया सेरेबेलम को कि सेरेबेलम को मैसेज कॉपी यहाँ से भी आ गई, यहाँ से भी प्राप्त हो गई, इसने रिटर्न यहाँ पर मैसेज कर दिया, इंपल्स कर दिया कि हाँ आप चल रहे हो, बढ़िया है, आप करते रहो, मुझे भी ये जानकारी प्राप्त होती रह रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये सारा मैसेज आपको प्राप्त होता है। लेकिन कई बार होता है कि यहाँ से जो मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है ये सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर सेरेबेलम अलग से भी जुगाड़ करता है दोस्तों, और अलग से जुगाड़ करने के कारण दोस्तों यहां पर भी एक न्यूक्लियस पॉइंट पाया जाता है जो यहां पर कंटिन्यू सेरेबेलम को बताता रहता है कि ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा होता है तो यहां से सेरेबेलम को जो मैसेज गया है इस नर्व के माध्यम से, ये सेरेबेलम उसको करेक्ट करने का काम कर देता है दोस्तों। तो ये सारी चीज ये बताने का मकसद क्यों है दोस्तों? अब आप में से कई लोगों से मैं पूछूंगा ये दो चीज आपको समझ में आया या नहीं, आप खुद बता दोगे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग जब ब्रेन का कोई भी काम करते हो, पैरालिसिस हुआ, कोरिया हुआ, पार्किंसन हुआ, एल्जीमर्स हुआ, डिमेंशिया हुआ, आप इन दोनों कोऑर्डिनेशन पे बिलीव करोगे या नहीं करोगे? पहली बात। दूसरी बात, जब ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो ये माइंड के लेवल पर पूरे न्यूरोलॉजिकल लेवल को कंट्रोल करने का काम ये कर रहा, लेकिन सेरेबेलम तो मास्टरपीस है, और मास्टरपीस इसलिए है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से जो मोटर रिस्पांस होकर मसल्स के लेवल पर जो काम कर रहा है, वो मसल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मान लो सही काम कर रहा है तो ये मैसेज कर देगा, ये मैसेज कर दिया कि हाँ आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल एक्यूरेट, मुझे सब सूचना प्राप्त हो गई है, अभी करंट कंडीशन क्या है मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो यहां से मैसेज कर देगा इन दो चैनल के प्राप्त होने के बाद। लेकिन यहां से मोटर रिस्पांस होने के बाद बॉडी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, फर्दर वहां पर आउटब्रेक उसको मिल रहा है, फर्दर जनरेशन का इंपल्स उसको मिल रहा है कि नहीं यहां पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सही हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत हो रहा है उसको सही करने का काम यहां पर सेरेबेलम करता है। यही कारण है अगर आपकी बॉडी में सेरेब्रल रीजन में कहीं पर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आप बताइए बॉडी की टोन, पोस्चर, बैलेंस और मूवमेंट प्रभावित होगा या नहीं होगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि मास्टरपीस सेरेबेलम है, और यही आपकी बॉडी के टोन, आपकी पोस्चर, आपका बैलेंस और आपका पूरा मूवमेंट, बॉडी का मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, बोन, इनका जो पूरा मूवमेंट होता है, जो लोकोमोटर सिस्टम होता है, कहीं पर भी लोकोमोटर सिस्टम की बात आती है दोस्तों आपको सेरेबेलम को एक्टिवेट करना पड़ेगा।
सेरिबेलम के लीजन को देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वहां पर हेड रीजन को कंट्रोल कर रहा है, ये बीच में जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पूरे शोल्डर रीजन के मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, नीचे के जो पार्ट होते हैं वो पर्टिकुलरली आपके लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा है, ऊपर के पार्ट आपके दोस्तों हैंड रीजन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट इसीलिए मैंने कल आपको मतलब जो लास्ट लेक्चर था वहां पर बताए थे दोस्तों, मैंने इसीलिए बताए थे कि वही कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको इस रूप में समझ में आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम, इतना समझ में आ गया होगा तो आपको बहुत सारी चीजें दोस्तों याद आने वाली, बहुत सारी चीजें आपको समझने वाली है दोस्तों। जब हमने इस स्ट्रक्चर को देखा दोस्तों, तो यहाँ पर हमको दो चीज मैंने आपको बताई। एक मैंने आपको बताया यहाँ पर सेरिबेलम कॉर्टेक्स है दोस्तों, यहाँ मैंने बताया आपको न्यूक्लियस है, और अंदर मैंने आपको बताया फाइबर है दोस्तों, ये सारे फाइबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब फिजियोलॉजी का मैनेजमेंट, मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ पेन का मैनेजमेंट बताया था, या एफरेंट और इफरेंट सिस्टम बताया था कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रैक चला, इस ट्रैक के माध्यम से चला। एक बताया था फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं वो थैलेमस के माध्यम से जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये सेरिबेलम और सेरिबेलम कॉर्टेक्स के बीच में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम कॉर्टेक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इसी थैलेमस के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पर जितने भी ट्रैक जा रहे हैं और जितने भी ट्रैक ऊपर से नीचे आ रहे हैं दोस्तों, जो पर्टिकुलरली मसल्स के लेवल पर काम करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लोकोमोटर सिस्टम के लेवल पर काम करा रहे हैं, तो यहां पर इनका कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिलता है। यहां पर हमें पता है कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स और लिगामेंट्स प्रॉपर यहां पर पास हो रहा है, और वो पास हो रहा है तो वो डिफरेंट लेवल पर पास हो रहा है। वहां पर दो प्रकार के फाइबर के ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक होगा इसको बोलते हैं इंफीरियर ओलिवो ट्रैक, मैंने आपको बताया दोस्तों। एक होगा इंफीरियर ओलिवो ट्रैक, और बहुत सारे और भी ट्रैक होंगे जिनको नाम दिया जाएगा अन्य अदर ट्रैक। ठीक है, अदर ट्रैक्स। ठीक है, ये दो पार्टीशन होते हैं यहाँ पर, एक होता है इंफीरियर ओलिवो ट्रैक और एक होता है, बहुत सारे फाइबर होते हैं, टेक्टल फाइबर होता है दोस्तों, फास्टिजियस फाइबर होता है। ठीक है, बहुत सारे बताऊंगा आपको, वो यहाँ से जब अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, ठीक है, सारे फाइबर यहाँ पर कनेक्शन करते हैं, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, सारे लेवल पर कनेक्शन, सेरिब्रम के लेवल पर कनेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया था स्पाइनो सेरिब्रम, वेस्टिबुलो सेरिब्रम बताया था ना कल, ये सारे पार्ट्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर इंफीरियर ओलिवो ट्रैक्ट होता है दोस्तों। ये इंफीरियर ओलिवुलर ट्रैक्ट जो होता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन पर, जितने भी रीजन होते हैं दोस्तों वहां पर टर्मिनेट होता है। जितना भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अप रीजन में दोस्तों टर्मिनेट होता है, और ये स्पेशली अप रीजन में जब टर्मिनेट होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। ठीक है, ये जो इंफीरियर ओलिवो ट्रैक्ट होता है, इसके जितने फाइबर होते हैं क्लाइंबिंग के रूप में दोस्तों आगे आते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर। ठीक है, यहीं पर इसको टीएस काट करके हम ये डायग्राम पूरा देखेंगे दोस्तों, वो मैं बता रहा हूं आगे। इसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, और दूसरे फाइबर होता है जिसको बोलते हैं मोसी फाइबर। आप देखिए क्लाइंबिंग फाइबर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये पूरे ट्रैक को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यानी पूरे सिस्टम को सप्लाई कर रहा है, पूरे ग्रे मैटर को सप्लाई कर रहा है, ग्रे मैटर के लेवल पर जितनी भी सेल बॉडीज हो रही है उनको सबको सप्लाई कर रहा है दोस्तों। लेकिन आप मोसी फाइबर को देखोगे तो मोसी फाइबर केवल ग्रेन्यूल लेयर तक सप्लाई कर रहा है, ऊपर की लेयर में सप्लाई नहीं कर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए ये जो जितने भी इंफीरियर ओलिवो ट्रैक के फाइबर हैं, यानी ये क्लाइंबिंग ट्रैक का फाइबर होता है, ये एक्साइटेटरी फाइबर होता है दोस्तों। ये एक्साइट करने का काम करते हैं, यानी कि पूरी ब्रेन के लेवल पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर जाकर जब काम करेंगे तो वहां पर एक्साइटमेंट का काम करेंगे, हर चीज को एक्साइटेड करने का काम करेंगे दोस्तों। लेकिन जो मोसी फाइबर होते हैं ये केवल इनहिबिटरी काम करेंगे, यानी वहां पर कई सेल्स के लेवल पर जनरेट हो जाएंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंट है दोस्तों,
ये डायरेक्टली वहां पर एक सेल्स के लेवल पर जाकर वहां पर कई सेल्स के लेवल पर जाकर वहां पर जंक्शन बनाते हैं, यानी सिंगल 1 by 1 वहां पर इंपल्सेस को वहां पर पहुंचाते हैं 1 by 1। ठीक है, हर किसी का सिंपल्स वहां पर अलग अलग लेवल पर जाता है 1 by 1, और ये क्या करते हैं इकट्ठे गुच्छे के रूप में एक ही पर्टिकुलर सेल्स के लेवल पर, जिसको हम ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, उन्हीं सेल्स के लेवल पर जाकर डिफ्यूजन हो जाते हैं, यानी सारी चीजें एक ही जगह डिफ्यूज हो जाती है और डिफ्यूजन रूप में दोस्तों पूरी ब्रेन के लेवल पर मैसेजेस को सप्लाई करता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, यानी जो क्लाइंबिंग फाइबर होता है ये डायरेक्टली 1 by 1 वहां पर दोस्तों बहुत सारे फाइबर होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर, तो वो फाइबर वहां पर सिंगली, इसीलिए इसको पॉजिटिव अप्रोच दिया गया है दोस्तों, ये सिंगली वहां पर पर्टिकुलर मैसेजेस को सप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पर ये खुल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज के लेवल पर दोस्तों यहाँ पर डिफ्यूजन के लेवल पर जितने भी मैसेज होते हैं उनको भेजने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब क्लाइंबिंग फाइबर की बात आती है तो यहाँ पर एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट, याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं एस्पार्टेट। और जो मोसी फाइबर होते हैं, ये मोसी फाइबर जब वहां पर ऊपर की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो स्पेशली वहां पर एक स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट होता है, आपको मालूम है दोस्तों, ग्लूटामेट। ठीक है, ये ग्लूटामेट वहां पर सीक्रेट होता है, तो ये दोनों चीज यहां पर हमको देखने को मिली दोस्तों। और जब यहाँ पर पर्टिकुलर जब इनिबिशन की प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों, वहां ऊपर के सेल से नीचे की तरफ वहां पर जनरेट होगी, तो वो गाबा GABA गाबा के माध्यम से दोस्तों टिपिकली वहां पर पूरा सर्कुलेटरी प्रोसेस जनरेट होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम इतना पर्टिकुलर पार्ट को काट के इसका TS बनाया और इस TS के लेवल पर हमने देखा दोस्तों। अब हमने कल पढ़ा था, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। यहां पर हमने पढ़ा था कि जो क्लाइंबिंग फाइबर होता है दोस्तों, ये व्हाइट मैटर में रहता है अंदर। ठीक है, ये क्लाइंबिंग फाइबर जब ऊपर की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो 3 लेयर होती है वहां पर। पहली लेयर होती है आउटर लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर, दूसरी होती है परकिंस सेल लेयर, और तीसरी होती है ग्रेन्यूल लेयर दोस्तों। ये 3 लेयर, और जो आउटर साइड में होती है वहां पर एक स्टेलेट सेल्स, स्टार शेप सेल्स होती है, और एक बास्केट सेल्स होती है दोस्तों। ठीक है, स्टेलेट सेल्स और एक बास्केट सेल्स। तो जब ये क्लाइंबिंग फाइबर ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, ये फाइबर स्पेशली ऊपर की तरफ जाकर वहां पर पर्टिकुलर जो आउटर सेल्स होती है, स्टेलेट सेल्स होती है, वहां पर जाकर दोस्तों अपने मैसेज को सप्लाई करता है, ऊपर की मॉलिक्यूलर लेयर को अपने पूरे मैसेजेस को सप्लाई करता है दोस्तों। और यही चीज जब यहाँ पर ऊपर से जाएगा, तो जैसे ऊपर जाएगा वहां पर नीचे भी आएगा दोस्तों ये पर्टिकुलर, और ये पॉजिटिव अप्रोच करता है, यानी इंपल्सेस को वहां पर सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करने का काम करता है। और यही काम वहां पर दोस्तों सेरिबेलर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को जनरेट करता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन दिए गए हैं ये इनिबिशन के साइन है, यानी ऊपर से जब सेंसेशन चला गया तो वहां पर जो मैसेजेस आएंगे, उस मैसेजेस के माध्यम से जितनी भी प्रोसेस गई है उसको इनिबिट करने का काम किया जाएगा कि हाँ हमको मैसेज मिल गया, अब इस क्रिया को कम करना है या ज्यादा करना है, तो वहां पर ये इनिबिट करने का काम होता है दोस्तों। तो स्टेलेट सेल्स होती है या बास्केट सेल्स होती है दोस्तों, ये इनिबिट का काम करती है। और यहां पर गाबा का सिक्रेशन होता है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड दोस्तों, ये स्पेशली पर्टिकुलर परकिंस सेल के लेवल पर जाकर इनिबिट का काम करती है। यानी यहां से जो मैसेज ऊपर गया है दोस्तों क्लाइंबिंग फाइबर के माध्यम से, वो परकिंस सेल के माध्यम से नीचे आता है, तो वो इनिबिट करने का काम करता है दोस्तों। जो जा रहा है वही चीज यहाँ परकिंस सेल के लेवल पर आकर जब रिटर्न आता है तो वो उसको इनिबिट करने का काम करता है। जबकि मॉसी सेल्स का जो फाइबर होते हैं दोस्तों, वो ग्लोमेरुलर सेल्स के यानी ग्लोमेरुलर सेल्स के लेवल पर कई गुच्छों में दोस्तों ये फाइबर पर्टिकुलर वहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी यहाँ का सेंसेशन केवल यहीं पर डिफ्यूज हो जाता है, और यहां से इसका पूरा सेंसेशन दोस्तों पर्टिकुलर ऊपर पैरेलल फाइबर, परकिंस सेल, ट्रांसफर फाइबर के माध्यम से दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाकर बाइफर्केट हो जाता है, दोनों तरफ बढ़ जाता है। और बढ़ने के बाद में दोस्तों स्पेशली यहाँ पर ग्रे मैटर के नीचे पैरेलल, ये सब ऊपर ग्रे मैटर है, उसी के लेवल पर पैरेलल दोस्तों जनरेट हो जाता है, और ये उसी के साथ में सारे मैसेज को ब्रेन के लेवल पर, स्पेशली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर, सेरिबेलम कॉर्टेक्स के लेवल पर दोस्तों वहां पर जनरेट करता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको कल बता दी थी दोस्तों, और वो सारी चीज मैंने टेक्निकली आपको पॉइंट्स पे बताई है। कई लोगों को समझ में नहीं आई तो वो चले गए, बहुत अच्छा है, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं ना, वो इस लेवल के बैलेंस को जब आप समझ जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आप वहां पर कोई बड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। 101% मैं दावे से कहता हूं दोस्तों, कई बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स को जनरेट करने वाले हो आप लोग, मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमने देखा दोस्तों, कल मैंने आपको पहली सेल के बारे में बता दिया था दोस्तों, मॉलिक्यूलर लेयर। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों परकिंस लेयर के बारे में। जब हम परकिंस सेल की बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेगी दोस्तों। जब परकिंस लेयर देखते हैं हम दोस्तों, ये आउटर मॉलिक्यूलर लेयर है, उसके अंदर ये जो परकिंस सेल है दोस्तों, ये परकिंस सेल आउटर मॉलिक्यूलर लेयर और इनर जो ग्रेन्युलर लेयर होती है उसके बीच में सिचुएटेड होती है। ये मॉलिक्यूलर लेयर और ये इनर ग्रेन्युलर लेयर, इन दोनों के बीच में आपको परकिंस सेल देखने को मिल रही है दोस्तों। ये फ्लास्क शेप्ड परकिंस सेल की सिंगल लेयर होती है दोस्तों, इसीलिए मैंने सिंगल बनाया, ठीक है। ऐसी कई परकिंस सेल्स होती है दोस्तों वहां पर, ये वहां पर दोस्तों सिंगल लेयर होती है। और परकिंस सेल बॉडी में पाए जाने वाले सबसे लार्जेस्ट न्यूरॉन होते हैं, याद रखिएगा आप। यहाँ जो पर्टिकुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसकी जो सेल बॉडीज होते हैं, उन सेल बॉडीज में पाई जाने वाली सबसे बड़ी परकिंस सेल की वहां पर लार्जेस्ट न्यूरॉन के रूप में पाई जाती है दोस्तों। इसीलिए जब इन सेल्स के डेंड्राइट्स होंगे, वो डेंड्राइट्स मॉलिक्यूलर लेयर की इंटायर थिकनेस के थ्रू असेंड होते हैं। वहां पर इस प्रकार से दोस्तों वहां पर असेंड होते हैं, फैल के नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, और वहां पर आर्बोराइज करते हैं, यानी कि वहां पर दोस्तों उनको ग्रुप्स के रूप में इस प्रकार से, ये जो दिख रहा है आपको, ये आर्बोराइज करते हैं, वहां पर मैसेजेस को पूरे एरिया में सेंड करने का काम करते हैं दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों ये डेंड्राइट्स या तो क्लाइंबिंग फाइबर या पैरेलल फाइबर पर टर्मिनेट होते हैं। ये आप देखिए, ये पैरेलल फाइबर है सबसे ऊपर, ठीक है, या तो क्लाइंबिंग फाइबर या फिर पैरेलल फाइबर के ऊपर टर्मिनेट हो जाते हैं दोस्तों। जब हमको ये पता है तो आपको ये भी देखना है, अगर मान लो पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर लेयर में डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, परकिंस लेयर में डैमेज होगा तो क्या होगा, और ग्रेन्युलर लेयर में अगर डैमेज होगा तो क्या होगा। तीनों के कैरेक्टर आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए जब आप बास्केट सेल्स के एक्सॉन की बात करें, ये बास्केट सेल्स है, इसके एक्सॉन आ रहे हैं दोस्तों, तो बास्केट सेल्स के जो एक्सॉन वो ट्रांसवर्स फाइबर को फॉर्म करते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्स फाइबर, और ये ट्रांसवर्स फाइबर नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होते हैं और परकिंस सेल्स के सोमा पर एंड हो जाते हैं दोस्तों। ये परकिंस सेल्स है, ठीक है, ये परकिंस सेल्स का सोमा यानी सेल बॉडी है। ये देखिए आप नीचे आया और यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, और इसीलिए दोस्तों परकिंस सेल के लेवल पर जब सोमा पर एंड हो जाते हैं तो परकिंस सेल्स के एक्सॉन व्हाइट मैटर में डिसेंड हो जाते हैं। और यही कारण है, ये जो व्हाइट मैटर है, इस व्हाइट मैटर के अंदर ये डिसेंड हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं दोस्तों। और जितने भी सेरिबुलर न्यूक्लियाई है बीच में, सेरिबुलर न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के वाया दोस्तों सेरिब्लो ट्यूबुलर या सेरिब्लो ट्यूबुलर ट्रैक पर टर्मिनेट हो जाते हैं, वहां पर जाकर दोस्तों अपना अंत कर देते हैं, वहां पर जाकर उनका काम खत्म हो जाता है। यानी वहां से जितने मैसेज ऊपर से लेकर आए वो वेस्टिबुलो ट्रैक के लेवल पर दोस्तों, सेरिब्लो वेस्टिबुलर ट्रैक के लेवल पर जाकर वहां पर अपना काम खत्म कर देते हैं। तो जब यहाँ पर ये पूरे फंक्शंस हमको समझ में आए तो परकिंस सेल्स के फाइनल कॉमन पाथवे जो हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जैसे जानते हैं, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पाथवे होता है दोस्तों, सेम एज इट इज पाथवे हम लोगों को यहाँ पर परकिंस लेयर के रूप में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट पार्ट से जितनी भी इंपल्सेस निकलेगी वो ब्रेन के आउटर पार्ट को या अदर पार्ट को दोस्तों ट्रांसमिटेड होती है केवल परकिंस सेल्स के थ्रू। इसीलिए हमने यहाँ पर क्लियरली बताया कि जब भी यहाँ पर कोई मैसेज जाएगा इसी परकिंस सेल्स के माध्यम से ही वहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर टर्मिनेट होगा। इसीलिए जब क्लाइंबिंग फाइबर या मोसी फाइबर की बात करें तो मैंने क्लियरली कहा ये परकिंस फाइबर डायरेक्टली परकिंस सेल्स के जो फाइबर होते हैं डायरेक्टली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर जाते हैं, लेकिन ग्रेन्यूल सेल्स नहीं जाती। ये जो ग्रेन्युलर सेल्स है, ये जो मोसी फाइबर है, ये वहां पर डायरेक्ट नहीं जाते, डिफ्यूज होके जाते हैं, घुल के जाते हैं। यही कारण है जितने भी मैसेज सेरिबेलम के माध्यम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाएंगे वो इसी परकिंस सेल्स के माध्यम से जाएंगे दोस्तों। और यही कारण है हमें ये बारीकियां पता होना चाहिए कि कहां पर क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है और उसी कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम दोस्तों ग्रेन्युलर लेयर की, तीसरी लेयर।
ये जो ग्रेनुलर सा सेल्स होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलर लेयर। ये जो ग्रेनुलर सा सेल्स होती है, आप देखिए मल्टीपल कई गुच्छों की सेल्स होती है दोस्तों। जो ग्रेनुलर लेयर होती है ये सेरेब्रल ग्रे मैटर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर होती है दोस्तों। और ये पर्किन लेयर और जो सेरिबल या व्हाइट मैटर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यानी ग्रे मैटर और ये जो आपके पर्टिकुलर पर्किन लेयर है, इनके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंटर पॉइंट पे। और यही कारण है दोस्तों, ये ग्रेन्यूल सेल्स और जो गोल्गी सेल्स होती है, जिसको हम गोल्गी सेल्स बोलते हैं दोस्तों, ये गोल्गी सेल्स है, ठीक है, जो इनके बीच में, यानी यहाँ पर पर्किन लेयर और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में लिंक बनाने का काम करती है। और इसी लिंक गोल्गी सेल्स के माध्यम से दोस्तों आगे की तरफ मैसेज को ट्रांसपोर्ट करती है। तो वहां पर ऐसे इंटरन्यूरॉन्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है। इंटरन्यूरॉन मतलब दोनों के बीच में जंक्शन बनाना। ऐसे इंटरन्यूरॉन के द्वारा फॉर्म्ड होता है जो इस लेयर में इंटरन्यूरॉन के टोटल नंबर, सभी न्यूरॉन सिस्टम में पाए जाने वाले न्यूरॉन के सभी नंबर के लगभग हाफ होते हैं दोस्तों। यानी आप सोच लीजिए, आपकी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन सिस्टम पाए जाते हैं, उन न्यूरॉन सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनकी आधा मात्रा आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। आधे से ज्यादा मात्रा आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है दोस्तों, ग्रेनुलर सेल्स के जो एक्सॉन होते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेयर में असेंड हो जाते हैं दोस्तों। मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर लेयर है, इसमें ये न्यूरॉन्स ऊपर की तरफ असेंड हो रहे हैं दोस्तों। अभी हमने देखा था वहां से डिसेंड हो रहे थे, यहां से असेंड हो रहे हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, ये पैरेलल फाइबर को फॉर्म करता है, जो कि गोल्गी सेल, बास्केट सेल्स, स्टेलेट सेल्स और पंकिन सेल्स के डेंड्राइट के साथ में सिनेप्सिस कर लेता है, ठीक है। यानी यहां पर इन जितनी भी सेल्स हैं, इन सेल्स के डेंड्राइट्स के साथ में ये वहां पर सिनेप्सिस करेगा, उसी के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से, ग्लूटामेट के माध्यम से अपने सेंसेशन को वहां पर डिफ्यूज रूप में वहां पर आगे बढ़ा पाएगा, डायरेक्टली नहीं बढ़ा पाएगा दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ग्रेनुलर सेल्स का जो डेंड्राइट्स, एक्सॉन और गोल्गी सेल्स के कुछ डेंड्राइट्स डायरेक्ट मोसी फाइबर के साथ सिनेप्सिस करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये मोसी फाइबर है, यहां पर मोसी फाइबर के साथ में ये सिनेप्सिस कर रहा है। यहां पर गोल्गी सेल पैरेलल आपके फाइबर के लेवल पर बास्केट सेल और स्टेलेट सेल्स के लेवल पर वहां पर सिनेप्सिस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा तो मोसी फाइबर के साथ भी ये सिनेप्सिस कर रहे हैं। इस सेल के सिनेप्टिक एरिया को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं दोस्तों। इसीलिए इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये ग्लायल सेल्स की प्रोसेस के द्वारा दोस्तों इनकैप्सुलेटेड होता है। यानी यहां पर जो ग्लायल सेल्स होती है, हमने पढ़ा था न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, ये ग्लायल सेल्स वहां पर इसको कवर किए रहती है दोस्तों, इनकैप्सुलेटेड किए रहती है। इसीलिए टिपिकली हम केवल दो चीज को यहां पर समझे कि अफरेंट फाइबर टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर जो ऊपर जाकर मैसेज दे रहे हैं, वो अफरेंट लेवल पर जो मैसेज दे रहे हैं वो दो प्रकार के होंगे। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन के अन्य पार्ट से अफरेंट सिग्नल को रिसीव करते हैं दोस्तों। ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं वहां से सिग्नल को रिसीव करते हैं, मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है। तो ये दो प्रकार के नर्व फाइबर के थ्रू होता है। एक होता है दोस्तों क्लाइंबिंग फाइबर के द्वारा, एक होता है मोसी फाइबर के द्वारा। ये दोनों फाइबर कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको टिपिकली यहां पर बताया। जब हम क्लाइंबिंग फाइबर की बात करेंगे तो क्लाइंबिंग फाइबर वो फाइबर होते हैं दोस्तों जो कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के न्यूरॉन से अराइज होते हैं। मैंने आपको बताया, ये रहा ओलिवरी, आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, ट्रैक। तो यहां से जो न्यूरॉन्स आपके न्यूरॉन्स निकल रहे हैं दोस्तों, जो कि मेडुला में सिचुएटेड होता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों, ठीक है। और ओलिवरो सेरेब्रल ट्रैक के वाया सेरेबेलम पर कनेक्शन के रूप में दोस्तों दोनों के बीच में कनेक्शन बनाकर मैसेज को सेंड कर रहा है दोस्तों। तो जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होगा, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से, याद रखिएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से आउटपुट सिग्नल को रिले करने का काम करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने आपको क्लियरली बताया कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो कोई भी मैसेज आएगा पहले सेरेबेलम में आएगा और सेरेबेलम को कहा जाएगा कि ऐसा काम हो रहा है, इसको देखो आप सही हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। तो सेरेबेलम कहेगा नहीं साहब, मुझे पहले से रिकरेंट पता लग गया है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है और गलत हो रहा है, सही हो रहा है। सही हो रहा तो बोल देगा हाँ साहब काम हो गया, सही हो रहा है। लेकिन अगर वहां से उसको लग रहा है गलत हो रहा तो रिवर्स वहां से उसको सेरेबेलर कॉर्टेक्स को मैसेज आएगा कि साहब गलत हो रहा है, सेरेबेलम उसको ठीक करने का काम करेगा दोस्तों। तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जितने भी प्रोसिब्रेप्टिव सिग्नल्स होते हैं जो क्लाइंबिंग फाइबर के माध्यम से दोस्तों सेरेबेलर कॉर्टेक्स तक आते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस स्पाइनल कॉर्ड
और वेस्टिबुलर सिस्टम के थ्रू दोस्तों इन्फीरियर जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है वहां तक पहुंचता है और यहां से दोस्तों पूरे सेरेबेलर कॉर्टेक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों सेरेबेलम तक पहुंचने के बाद क्लाइंबिंग फाइबर जो होते हैं दोस्तों ये फाइब्रस मॉलिक्यूलर लेयर में असेंड कर जाता है। यहाँ के जो फाइब्रस मॉलिक्यूलर लेयर होती है वहां पर देखो आप ऊपर क्लियरली बताया यहां से फाइबर वहां पर चला जाता है दोस्तों और पर्किन सेल्स की डेंड्राइट्स पर टर्मिनेट हो जाता है। ये दिख रहा पर्किन सेल है वहां से आकर यहाँ पर उसके डेंड्राइट्स के लूप पर ये टर्मिनेट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हो रही है दोस्तों तो सेरेबेलम के थ्रू पासिंग के समय ओलिवो सेरेबुलर ट्रैक्ट के लेवल पर जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं दोस्तों ये सेरेबुलर न्यूक्लियाई को कोलेटरल सेंड करती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, एक मैसेज के माध्यम से डायरेक्टली ऊपर जा रहा है और दूसरा मैसेज ब्रेन के लेवल से, यानी वहां ऊपर जाने के पहले ही जो मैसेज एफरेंट चैनल के माध्यम से ऊपर गया उसके पहले यहाँ पर एक मैसेज सेरेबेलम को भी प्राप्त हो जाएगा। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जाने के पहले ही सेरेबेलम को हमारी बॉडी के टोन, हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारी बॉडी का पोस्चर और हमारी बॉडी के मूवमेंट अर्थात लोकोमोटरी सिस्टम में क्या क्या चल रहा है वो सारी प्रोसेस की जानकारी सेरेबेलम को वहां पर पर्सनली अकेले में मिलती रहेगी। और यही कारण है दोस्तों इसीलिए मास्टरपीस कहा जाता है सेरेबेलम को, जो बॉडी के टोन, पोस्चर, बैलेंस और मूवमेंट को वहां पर करेक्ट करने का काम करता है। और यही कारण है दोस्तों जब हम डिफरेंट प्रोसेस के लेवल पर काम करते हैं तो हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम कॉर्टेक्स दोनों के अकॉर्डेंसी यानी दोनों के काम करने के तरीके को जानना जरूरी था, इसलिए इतना डिटेल आपको बताया गया। दोस्तों आज हम यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त क्लास समझ सर। में आ गया सर। जी देवानंद सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया क्लास सर, बहुत अच्छा लगा सर। कल नहीं घूम रहा था लेकिन आज घूम गया सर। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर क्लास। एकदम मस्त क्लास था एकदम। अब आप मुझे बताइए विनोद सर, देवांगन सर, पंकज सर, आप सभी लोग जिनको मैं नाम नहीं ले रहा ऐसा मत समझिए, आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डैमेज के कारण कोई केस आएगा या सेरेबेलम के डैमेज के कारण केस आएगा, आप कहां पर जाके काम करेंगे? फॉरवर्ड ठीक है ना? बिल्कुल सर, अपन बिल्कुल सर, आपने प्रोटोकॉल पहले ही बता दिया है एक्सीडेंट के। अब आप दो चीज की बात कर रहा हूं। अगर हम A2 F2 की बात करें, A2 F2 C5W की बात करेंगे 4-8 के लेवल पर, अब आप मुझे बताइए कोई चीज आप सोच रहे हो, मान लो आप आंखें बंद करके सोच रहे हो कि ये दो हाथ को एक जैसा लगाओ, आप आंखें बंद करके आप करके देखिए, आप नहीं लगा सकते, ठीक है, आप नहीं लगा सकते। लेकिन जब एक बार आपके सेरेबेलम को लगेगा कि हाँ साहब आप यहाँ पर मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो सेरेबेलम उसको करेक्ट करने का काम करेगा। 2-4 बार आप ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सेरेबेलम को लगेगा कि नहीं साहब, तो आप देखिए बिल्कुल सेंटर में लगने लग जाएगा आंखें बंद करने के। ये काम होता है सेरेबेलम का। अगर आपकी बॉडी में कोई गलत हो रहा है, अगर सही नहीं हो रहा है, तो उसको भी सही करने का काम सेरेबेलम करता है। तो जब हम ये मूवमेंट देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में किसी को पैरालिटिक अटैक आ रहा है, तो आप अगर A2 F2 C5W को यहाँ जनरेट करते हो ना, ये डायरेक्टली सेरेबेलम के लेवल पर काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैक मैंने बताया ना, सोच रहे हो, सोचने से लगाकर जितना भी इंडक्टिव फंक्शन हो रहा है, जितना भी फंक्शन वहां हो रहा है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम के मिलने के कारण हो रहा है। तो आप दोनों के बीच में बैलेंस कर दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। एफरेंट और इफरेंट चैनल दोनों कंप्लीट होने चाहिए। बिल्कुल विनोद सर, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। अगर हमने दोनों के बीच में बैलेंस कर दिया ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम, इसीलिए हम क्या करते हैं, तीसरे चैनल को भी हम वहां पर इन्वॉल्व करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाले को। ठीक है, हम स्पाइनल कॉर्ड में जब अप्लाई करते हैं तो ये जो चैनल यहाँ से आ रहा है, ये मसल स्टोन जो आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। ठीक है, तो हमने स्पाइनल कॉर्ड यानी इस जो आपको हमने वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक बताया, आपने उसको भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, यानी यहां से जितना भी मैसेज जाएगा सेरेबेलम को फटाफट पता लग जाएगा बॉडी में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, और बॉडी के प्रॉब्लम को सही करना सेरेब्रल कॉर्टेक्स बाद में करेगा, सेरेबेलम पहले करेगा। ठीक है सर? सर हर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है सर A2 F2 C5W सर? बिल्कुल करेगा सर, लेकिन यहाँ पर जब आप स्पाइनल कॉर्ड पर अप्लाई करोगे ना, तो हाँ जी टोन, सर। आप किसी को एल्जीमर डिसीज हो,
किसी को आप डिमेंशिया के प्रॉब्लम हो, किसी को कोरिया के प्रॉब्लम हो, किसी को परकिंस की प्रॉब्लम हो, किसी को स्पाइनल कोई भी हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, कोई भी प्लेजिया हो, आप वहां जी पर सर नमस्कार। बोलिए सर। सर इसी तरह की सर एक केस है, जरा सा उसको सॉल्व करिएगा मनी सर जी। सर इसी तरह की एक केस है, एक बुढ़िया है लगभग 70 साल की, और जब सर वो खड़ी होकर के आर्गन पे कपड़ा फैलाती हैं, वैसे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो कपड़ा फैलाने के लिए बाहों को ऊपर उठाती हैं तो वो गिरने गिरने जैसे होती हैं, वो कांपने लगता है शरीर उनका। जी। तो सर इसमें कैसे क्या करें किया जाए? आप यूज करके देखिए सर, ट्राई करके देखिए। हमने सर A2 और F2 C5W दिया। वहां पर पैनल को अप्लाई कीजिए सर, इस पैनल को कोऑर्डिनेशन दीजिए आप। अच्छा सर। कल इसको सर कल आपके भाई को जो आपने वायल भेजा है वो फोरहेड पे लगाने के लिए है सर ना? जी हाँ ठीक है। उसको समझ में नहीं आया कि ये सर में लगाना है या कहाँ लगाना है। जी फोरहेड रीजन पे सर। हाँ सर पैरालिसिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, इसका पैरालिसिस में जी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है सर। जी तो हम लोग, आप समझ में आए ना गौरव सर? आप देखो आप में से कितने लोग पैरालिसिस के केस को हैंडल करते हैं और कितना जबरदस्त रिजल्ट लेते हैं, देखना मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सर, हम ये सोच रहे हैं 2-2 महीने में कैसे ठीक हो जाता है सर पैरालिसिस पेशेंट। सर ब्रेन के लेवल पर जब सब सेंस मोटर रेस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा तभी तो अनबैलेंस होगी बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। इसलिए तो आप दोनों को एक्टिव कर दो ना, आप दोनों लेवल को एक्टिव कर दो। मैं कल आपको बताऊंगा कि क्लाइंबिंग फाइबर या मोसी फाइबर या न्यूरल एक्टिविटी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई के लेवल पर होती है वो कैसे जनरेट होती है, और उस न्यूरल एक्टिविटीज की स्टेजेस कैसी होती है, वो अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि डायल्यूशन सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप डेफिनेटली नर्व के लेवल पर S1 F1 का 1000 बिल्कुल नहीं सर, बहुत तुरंत समझ जाएंगे। और मैं अभी जो विनोद सर काम कर रहा हूँ 10,000 5,000 पे, आप बिलीव करेंगे अगर किसी को लकवा आ जाता है ना, और अगर हमने S1 और F1 का 10,000 उसको केवल 2-2 बूंद उसकी टंग पे डाल दी, आपको मैं चैलेंज करता हूँ 24 घंटे के अंदर आप लकवा के लेवल पर देख लेना। जो लोग ये कई लोग क्या होता है मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाते हैं, न्यूरोबियान फोर्ट वगैरह, जिससे रिकवरी तुरंत होती है, वही काम हम केवल सिंगल 2-2 ड्रॉप से ले रहे हैं, सिंगल 2 ड्रॉप से। ठीक है जी सर। लकवा बोल तो क्या है सर? पैरालिसिस सर। हेलो हेलो सर। जी मैडम बोलिए। सर ये आजकल जो रनिंग नोज हो रही है तो जी। उसके लिए हम एस्टन D30 में दे दें? बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन वहां पर आप रनिंग नोज के लेवल पर रायनाइटिस का फार्मूला यूज कीजिए आप, S10 D3 C13 A3 VER1 YB, इसको आप 10th डायल्यूशन में दे दीजिए, इमीडिएट रिस्पांस मिल रहा है, इमीडिएट। जी सर, थैंक यू सर। जी सर आजकल एक फीडबैक है सर हमारा। जी संजय सर। सर 5 कोरोना पॉजिटिव थे एक ही फैमिली में। एक तो वो जाने थे फॉरेन जाने थे, आई थिंक वो कनाडा, तो वो पॉजिटिव हुए, उनकी रिपोर्ट वगैरह हुई, तो बाकी 5 फैमिली मेंबर को और हो गया सर 1-2 दिन बाद उन्होंने करवाया। जी जी। तो मैंने 5 को सर मेडिसिन दी, आज 5वां दिन है सर फीडबैक का, ये सारे के सारे नेगेटिव हो गए सर, उन्होंने आज रिपोर्ट कराई। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। यही तो सर मेरे भी 3 पेशेंट नेगेटिव आए हैं सर 3 दिन में। यही तो है। यस सर संजय सर, यही तो हमारा बेनिफिट है सर जी। 3 दिन में उनके नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, वो एलोपैथ विदाउट एलोपैथ के टोटल अपनी मेडिसिन से। बिल्कुल सर, बधाई। सर जी कोरोना जब ये नेगेटिव आता है तो कितने दिन और हम लोग दे सकते हैं सर? या भी केवल 10 डेज देना है मैडम, ज्यादा नहीं देना, नहीं तो कफ सूखने लग जाएगा। ठीक है, ओके 10 डेज का प्रोटोकॉल दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, भूल जाइए। जी सर ओमिक्रॉन के पेशेंट को मैंने भी पॉजिटिव किया है सर। जी वेरी गुड मैम, थैंक यू सर। 4 पेशेंट तो मैंने भी किए हैं सर। जी गोपाल सर, यही तो चाहिए ना सर। जी हेलो सर, मैंने भी 5 पेशेंट किए हैं। जी वेरी गुड, बधाई सर आपको। हाँ जी सर, ये एक्चुअली 3 डेज में ही रिजल्ट आ जाता है सर। बिल्कुल आएगा मैम, लेकिन हमको डोज 10 डेज से कम हाँ नहीं, यही मैं बोल रही हूँ। रिकरेंसी नहीं हो। ओके ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।